हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्रुप टू हार्मोन। पार्ट वन देखा। पार्ट वन बोले तो ग्रुप वन हार्मोन का मैकेनिज्म। ये वहीं उसी के बाद से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो अभी देख लो। अगर नहीं भी देखे हो तब भी ये ग्रुप टू हार्मोन का ही सिर्फ अगर तुम्हें समझना है तो समझ में आ जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। थोड़ा वक्त निकालो अपने रील स्क्रॉल करने से, ठीक है। थोड़ा वक्त निकाल के पढ़ाई पे डालो। सबसे पहले देखो, जो ग्रुप टू हार्मोन होता है वो सबसे पहले बाइंड करता है तुम्हारा सरफेस रिसेप्टर से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो ग्रुप टू हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, उसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। लिपिड इनसॉल्युबल होता है इसलिए सेल मेम्ब्रेन पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो ये बाइंड कहाँ करेगा, सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करेगा। देखो, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ना, मान लो कि तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे तुम्हारा जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है। और जैसे ही तुम्हारा ये जो हार्मोन आएगा, बाइंड करेगा यहाँ पे इस रिसेप्टर पे, ठीक है। यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर से वो बाइंड करता है। तो उसके बाद जी प्रोटीन जो होता है ना वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कैसे होता है ये ना ही समझो तो बेहतर है, बट अगर समझना भी है तो यहाँ पे बेसिकली जीडीपी होता है। जीडीपी हटा के जीडीपी निकल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ये मत समझो। बस ये समझो कि यहाँ पे हार्मोन आया, हार्मोन आके रिसेप्टर से बाइंड किया और बेसिकली इसको जी प्रोटीन को बेसिकली ये एक्टिव बना देता है। जी प्रोटीन फिर क्या करता है, ये फॉर्म करता है तुम्हारा सेकेंड मैसेंजर। ये सेकंड मैसेंजर को बनाएगा या फिर एक्टिवेट करेगा सेकंड मैसेंजर को, समझ में आया। और उसके बाद क्या करेगा, ये जो सेकंड मैसेंजर तुम्हारा बना है वो जाके तुम्हारा एक्टिवेशन करेगा प्रोटीन काइनेज का। और प्रोटीन काइनेज का जब एक्टिवेशन करेगा तो ये प्रोटीन काइनेज क्या करती है, ये प्रोटीन के अंदर में फॉस्फोरस ऐड करके उसको फॉस्फोप्रोटीन बना देती है। और फॉस्फोप्रोटीन बनाने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अगर फॉस्फोप्रोटीन बना है तो एंजाइम जिसमें ऐड किया है बेसिकली फॉस्फोरस, हो सकता है कि एंजाइम एक्टिव हो जाए। नहीं, हमने ऐसा पहले भी बहुत सारे एंजाइम्स में ऐसा पढ़ा है कि अगर किसी एंजाइम में तुम फॉस्फोरस ऐड करोगे तो वो एक्टिव हो जाता है, और किसी किसी में अगर तुम फॉस्फोरस ऐड करते हो तो वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोप्रोटीन बनाने का मतलब है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है जो करना है उसको। लाइक अगर उसको एक्टिवेट करना है उसको, तो उस एंजाइम में फॉस्फोरस डाल के उसको एक्टिव कर देगा उस एंजाइम को। अगर उसको डीएक्टिवेट करना है तो किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम में वो ऐड करके, जिसमें ऐसा होता है, तुम समझ नहीं रहे हो ना मेरी बात को। मैं ये बोल रही हूँ कि एक्टिवेशन होगा ना प्रोटीन काइनेज का, तो प्रोटीन काइनेज का काम है कि फॉस्फोरस ऐड करना प्रोटीन में। अब वो डिपेंड करता है उस एंजाइम पे कि वो एक्टिव हो रहा है या फिर इनएक्टिव हो रहा है, राइट। तो जो रिक्वायरमेंट होगा बॉडी का उसके अकॉर्डिंग वो उस एंजाइम को या तो एक्टिव करेगा या फिर उसको इनएक्टिव कर देगा। और एक बार अगर फॉस्फोप्रोटीन बन गया तो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स तो आना ही है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ग्रुप टू हार्मोन का मैकेनिज्म। जैसा कि मैंने बोला ना कि यहाँ पे सबसे पहले जो इसका सिग्नल होता है, जो इसमें मीडिएटर होता था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मीडिएटर का मतलब होता है जो सिग्नल को तुम्हारा आगे लेकर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारा सिग्नल को आगे लेकर जा रहा था वो कौन था, सेकंड मैसेंजर, राइट। तो सेकंड मैसेंजर भी ना अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ठीक है, A B C D में। तो ए में वो मैसेंजर आते हैं, मतलब वो सेकंड मैसेंजर कौन आता है यहाँ पे, साइक्लिक AMP, मतलब बेसिकली सिग्नल को साइक्लिक AMP आगे लेकर जाएगा। दूसरा ग्रुप बी में आता है तुम्हारा CGMP। ग्रुप सी में आता है तुम्हारा, मतलब ग्रुप 2A, ग्रुप 2B, ग्रुप 2C बोल रही हूँ। ग्रुप 2B में तुम्हारा CGMP आया। ग्रुप 2C में तुम्हारा कैल्शियम+2 या फिर PI आ सकता है। फिर उसके बाद तुम्हारा ग्रुप 2D में आता है काइनेज फॉस्फेटेज। एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा हार्मोन कौन कौन सा सेकंड मैसेंजर को यूज़ करता है। जो तुम्हारा साइक्लिक AMP होता है उसको एज अ सेकंड मैसेंजर कौन कौन सा हार्मोन यूज़ कर रहा है, इट्स एड्रेनलिन, ग्लूकागॉन, FSH, LH, MSH, ACTH, PTH, कैल्सिटोनिन, और एक होता है तुम्हारा सोमैटोस्टैटिन। तो कुछ नहीं किया जा सकता भाई, याद करना पड़ता है। याद करो पूरा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ ग्रुप 2B में कौन कौन से हार्मोन को रखा गया है, मतलब कौन कौन सा हार्मोन बेसिकली तुम्हारा साइक्लिक GMP को यूज़ कर रहा है। अब देखते हैं ग्रुप 2B हार्मोन्स में। बेसिकली ग्रुप 2B हार्मोन वाले वो हार्मोन्स होते हैं जो तुम्हारा साइक्लिक GMP को यूज़ कर रहे हैं एज अ सेकेंड मैसेंजर। तो वो कौन कौन सा हार्मोन यूज़ कर रहा है साइक्लिक GMP को, नाइट्रिक ऑक्साइड और एट्रियल नाइट्यूरेटिव फैक्टर। फिर ये कैल्शियम या फिर फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल भी बोलते हैं इसको। तो इसको कौन यूज़ करता है एज अ सेकेंड मैसेंजर, तुम्हारा GnRH, फिर गैस्ट्रिन, सब्सटेंस भी, ऑक्सीटोसिन, अल्फा 1 एड्रेनलिन कैटेकोलोमाइंस, और फिर तुम्हारा कॉलिसिस्टोकाइनिन भी होता है, TRH, PDGF, और एक मस्क्यूरेनिक ACTH भी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप 2D हार्मोन हमारा सिर बचा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या आता है।
लास्ट है तुम्हारा ग्रुप 2D हार्मोन। बेसिकली ये हार्मोन जो होते हैं काइनेज फॉस्फेट को एज अ सेकंड मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोलैक्टिन और इंसुलिन। देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बच्चों, ये याद करना ही पड़ेगा, तो याद कर लेना जितना याद हो रहा है, क्या ही कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे ग्रुप 2A हार्मोन का हम बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली जहाँ पे साइक्लिक एएमपी यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा एडेनाइल साइक्लेज होता है ना, वो एटीपी को तुम्हारा साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये जो साइक्लिक एएमपी होता है, जो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज होता है उसको एक्टिव कर देता है, मतलब प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाएगा। और एक बार अगर प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाता है तो तुम्हारा वही जो मैंने ग्रुप 2A हार्मोन मतलब ग्रुप 2 हार्मोन के मैकेनिज्म में बताया था कि प्रोटीन फिर फॉस्फोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर फॉस्फोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉस्फोप्रोटीन से फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर साइक्लिक एएमपी तुम्हारा ये जो अब इसको ना रोकने के लिए भी कुछ होता है, ठीक है। क्या होता है, इसके रोकने के लिए हमारे पास साइक्लिक एएमपी को अगर हम लोग किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दें बेसिकली, तो इस रिस्पॉन्स को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, किसको रोक देना है भाई, अब नहीं चाहिए हमको, ये रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। उस समय क्या होता है कि बेसिकली जो फॉस्फेटेज होता है ना, और फॉस्फोडाइस्ट्रेज का तो बहुत आसान है समझना। यहाँ पे तुम्हारा फॉस्फोडाइस्ट्रेज आया और साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 5' AMP में। अब ये रहेगा ही नहीं, तो कोई एक्टिव करने के लिए है ही नहीं प्रोटीन काइनेज को, तो खत्म हो जाएगा। तो एक तो हो गया तुम्हारा जो इसको रिस्पॉन्स को रिमूव करा, फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा फॉस्फेटेज। बेसिकली फॉस्फेटेज क्या करता है कि फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ना, यहाँ पे जो तुम्हारा फॉस्फोप्रोटीन बना था, इस फॉस्फोप्रोटीन में से ना फॉस्फेट ग्रुप को ये खींच लेता है अपने पास। जब उसके पास फॉस्फोप्रोटीन को वो खींच लेगा तो वो उसी कंडीशन में हो जाएगा, इसी कंडीशन में आ जाएगा, इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन तो उसी स्टेट में रह गया। तो ये दो चीज़ें याद रखना कि दो जो होता है वो होता है एक फॉस्फेटेज और एक फॉस्फोडाइस्ट्रेज। ये दोनों मिलके क्या करता है, इस रिस्पॉन्स को रिमूव करता है, ठीक है। ठीक है, फॉस्फेटेज और एक फॉस्फोडाइस्ट्रेज, और ये मतलब तो समझ में आ ही गया है तुम्हें किस तरीके से ये कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 2B हार्मोन्स के बारे में। ग्रुप 2B हार्मोन्स किसके थ्रू करता था, साइक्लिक जीएमपी के थ्रू। और इसका क्या क्या होता था तुमको पता है, तो ये नॉर्मली बस तुम याद रखो, ठीक है। जैसा होता है ना साइक्लिक एएमपी, सॉरी, जैसा मैंने ग्रुप 2 में का मैकेनिज्म बताया ना, ग्रुप 2B के लिए बिल्कुल वही छाप देना, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब हम तुमको बताने वाले हैं ग्रुप 2C हार्मोन। टफ है भाई, ध्यान से सुनना। तो बाबू जो ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा है ग्रुप 2C हार्मोन का मैकेनिज्म। ये किसके थ्रू हो रहा था मैंने पहले ही बताया था, थ्रू कैल्शियम फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल। इसमें कौन कौन सा हार्मोन इंक्लूडेड है ये मैंने पहले ही बताया, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप 2C हार्मोन का मैकेनिज्म कभी लिखने के लिए आ जाए या फिर किसी एग्जाम्पल को उठा के बोल दे कि इसके बारे में लिखो, तो हल्का हल्का आइडिया ले लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हार्मोन आएगा, सेल मेम्ब्रेन में बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ। उसके बाद ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना ना बेसिकली यहाँ पे, तो ये जाके जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा ना, तो फिर ये क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। ये फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता है, ये जो PI3 होता है इसको DAG मतलब डाईएसाइलग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में IP3 भी रिलीज करता है। देखो, दो चीज़ बनाता है तुम्हारा PI3 फॉस्फोलाइपेज सी के प्रेजेंस में, एक बनाता है तुम्हारा DAG और एक बनाता है तुम्हारा IP3, ठीक है। ये तुम्हारा DAG का तो नॉर्मल काम है भाई, DAG घुसते ही तुम्हारा प्रोटीन काइनेज को जाके एक्टिवेट कर देगा, और प्रोटीन काइनेज एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तो फॉस्फोप्रोटीन मतलब प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोप्रोटीन में, और फिर उसके बाद तुम्हारा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे लेकिन तुम्हारा IP3 क्या करता है, देखो IP3 सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज कराता है, ठीक है। कैल्शियम को रिलीज कराएगा तो फिर कैल्शियम जो होता है कैलमोड्यूलिन से बाइंड करके कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और फिर ये जाके एक्टिवेट करता है किसको, काइनेज को। कौन से काइनेज को, जो कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेज है उसको एक्टिवेट करता है। और काइनेज का काम ही क्या रहता है कि प्रोटीन को फॉस्फोप्रोटीन में कन्वर्ट करना, फिर से फॉस्फोप्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। ये था तुम्हारा ग्रुप 2C हार्मोन का मैकेनिज्म, और एक लास्ट बचा हुआ है ग्रुप 2D हार्मोन का मैकेनिज्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप 2D मैकेनिज्म के बारे में। इसमें जो ये लोग सेकंड मैसेंजर यूज़ करता है वो होता है काइनेज फॉस्फेटेज, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली, इसका एक एग्जांपल मैंने बताया था कि इंसुलिन भी होता है।
तो ये इंसुलिन क्या करता है बेसिकली, सबसे पहले आके रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। इस रिसेप्टर के अंदर में ना एक टायरोसिनेज रेसिड्यू होता है, ठीक है। वो जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा वो एक्टिवेट हो जाता है, वो खुद को फॉस्फोराइलेट कर लेता है, मतलब खुद के अंदर में फॉस्फेट का एडिशन हो जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा PY, ठीक है, इसको हम लोग इसे डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद ये जब फॉस्फोराइलेट होता है तो IRS होता है एक, ठीक है। ये IRS जो होता है बेसिकली इससे फॉस्फेट खुद को ले लेता है और खुद को एक्टिवेट कर लेता है। तो IRS 1 to 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 IRS होते हैं, IRS 1, IRS 2, IRS 3, IRS 4। देखो IRS 1 ना मेजरली तुम्हारा मसल में प्रेजेंट होगा, IRS 2 जो होगा मेजरली तुम्हारा लिवर में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक जगह पे सिर्फ एक ही एक्टिवेट होता है, मेजरली सिर्फ एक एक्टिवेट होता है, बाकी सब भी हो सकता है वहाँ पे IRS 1 से लेकर 4 तक। ये बेसिकली अगर तुम्हारा एक्टिवेट हो गया तो ये क्या क्या करता है, देखो सबसे पहले ये क्या करेगा, जाके प्रोटीन काइनेज या फिर लिपिड काइनेज को एक्टिवेट करता है। ये प्रोटीन काइनेज और लिपिड काइनेज एक्टिवेट होंगे तो इनका क्या ही ये फर्दर जाके बहुत सारे वेरियस काइनेजेस को एक्टिवेट करता है। फिर इनका कुछ फंक्शंस देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन स्टार्ट कर देना, इंजाइम का एक्टिवेशन कराते हैं, या फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देते हैं। साथ में तुम्हारा ये और भी एक्टिवेट करता है MSOS और GRB2 को भी एक्टिवेट करता है बेसिकली, इन फैक्टर्स को, MSOS एंड GRB2 को। ये क्या करता है फिर, ये भी जाकर काइनेज को एक्टिवेट करता है और फर्दर हेल्प करता है DNA की सिंथेसिस में, सेल ग्रोथ में, अर्ली सेल रिस्पॉन्स के अंदर में हेल्प करता है। अगर तुम्हें ये वीडियो या लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यारो, प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। ये मैंने वीडियो बहुत बहुत मेहनत किया है तब जाके ये छोटी वीडियो बनी है, नहीं तो अगर मैं इसको अच्छे से समझाने लगती, अच्छे से ही समझाया बाय द वे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और लग सकता था। भाई मैं क्या बोल रही हूँ भाई, देख मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैंने ना इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और बहुत कम टाइम में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने। तो अगर तुमको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करो यार, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ इसका। समझ में आ रहा हो, कमेंट भी करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यहाँ पे और इम्प्रूव हो सकता था, या ऐसे और वीडियो बनाना चाहिए, या इन टॉपिक्स को और इंक्लूड करना चाहिए, कहाँ पे मुझे अच्छा होना है, कहाँ पे मैं ज़्यादा ख़राब हो रही हूँ, मतलब कौन सा टॉपिक में मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज कर दे रही हूँ तुम लोगों को, या फिर क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें बताओ ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और रील्स कम स्क्रॉल करो, कम।